इसको यहाँ रख दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, 8। अरे इतने लोग, मैं क्लास में कराया है, इस वैसा ही तो है। अरे अरे अरे, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, जंग तो आपने जीतनी है जी। यही तो क्वेश्चन है। लो भैया, हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। ये क्वेश्चन को करने में क्या ना होगा अक्षर है, 3D को 2D में कन्वर्ट कर लिया। इसमें देखो, पीले रंग से कर देते हैं। जैसे इस वायर का नाम 1, इस वायर का नाम 2, इस वाले आर का नाम 3, इस वाले आर का नाम 4, इस वाले आर का नाम 5। ठीक है, एक एक करके लिखते हैं। सबसे पहले B1, क्या मैंने करंट, अच्छा हाँ इधर, ओके हाँ। तो B1 की अगर बात करी जाए तो B1 की वजह से इस पॉइंट पर सेंटर पे पूछा है, नीचे की तरफ होगा, तो नीचे इन्होंने एक्स वाई इधर ही माना है ना, ऐसे उन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो ठीक है, मैं तो मुझे तो पता है नीचे की तरफ है, तो B1 की डायरेक्शन इधर आएगी नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब -y, तो हो जाएगा μ0/4 पाई I/a/2 इंटू -j। समझ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, a/2। B2 की बात कर लेंगे तो ये भी μ0/4 पाई I/a+a/2 मतलब 3a/2, बट डायरेक्शन अगेन इन -j। B5 तो 0 ही होगा, तो सबसे पहले ये लिख दो, ये सबसे आसान यही। फिर आ जाते हैं अपन B3 पे। B3 मेरे कछुओं ने कर लिया होगा। बेटा ये वाला 4 है, 1 और 2 ये वायर है, जो ऐसे ऐसे अंदर से टिंग 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 वो वाले। सॉरी सॉरी सॉरी, तो B3 की डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड, मतलब -k। तो इट इज μ0/4 पाई I/r इंटू पाई, बट डायरेक्शन इज -k क्या। एंड B4 निकाल लेंगे, तो B4 कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I/3a/2 इंटू पाई। लेकिन उसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, +k, क्योंकि 4 वाले की वजह से किधर है, बाहर। तुम्हारे पास सब पता चल गए, ठीक है। देखो भाई, सबके लिए क्वेश्चन नहीं है ये, क्वेश्चन बोर्ड बोर्ड के लिए तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन जेई नीट वालों के लिए है। तो किसी का अगर नहीं हो किसी से, तो दिल पे ज़्यादा जोर मत डालना। हम नेट बी की बात कर लेते हैं, सारे लिख देंगे एक साथ, ठीक है। B1 B2 को जोड़ लिया जाए तो नीचे 2 पाई, और इधर बचेगा 2, 3 दूनी 6, 1/2 + 1/6 कितना होता है, 1/2 + 1/6 होता है 4/6। अरे अंकल रुक जाओ, एकदम आंसर नहीं बोलना है। 1/2 + 1/6 तो 3, तो 3 और 1 4/6, 4/6 मतलब 2/3, मतलब 2/3 μ0 I/पाई a, और डायरेक्शन है माइनस का j क्या। पहला समझ में आ गया, इनको घटाया जाए तो 1/6 -1/2, 1/6 में से 1/2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2/6 मतलब 1/3, है ना। तो अच्छा, तुम लोग नहीं समझे मैं क्या बोला। अरे मैंने कुछ नहीं किया, B3 B4 को ऐड कर दिया है। तो देख, यहाँ से आ जाएगा तेरा 1/2, और वहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, और प्लस का आ गया 1/6।
तो 2/6 मतलब 1/3 हो गया ना। तो माइनस का 1/3 मतलब -μ0 I अपॉन -3 3a। पाई तो कट जाएगा, तो पाई चाहो तो नीचे लिख लो, ऊपर एक पाई और लिख लो, इनटू के कैप। इस पूरे में से कॉमन निकाल लेंगे क्या, μ0 I अपॉन 3πa -2j कैप एंड -πk कैप। निकाल ले मैग्नीट्यूड, हो गया क्वेश्चन। यही है क्या दोस्त? बिल्कुल सही है, वही तो किया है। ये भी तो जे कैप आई कैप का, जे कैप की कैप का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √4 + π² है। अरे मोरी मैया, यो तो बहुत टफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत बढ़िया थे लेकिन अपने बच्चों ने कर लिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने नहीं किए, उन्हें बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, 101। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 तो अभी अपन ने क्लास में किया है ना, ये लास्ट क्वेश्चन का ग्राफ ही तो है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या कह रहे हैं, a thin wire of magnitude of length r is current carrying coil r, the wire is bent in the form of circle, the radius of the coil is equal to r, the number equal to which of the potential magnetic field। अबे लूप की वजह से सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका ग्राफ है μ0 I अपॉन 2r, यही तो होता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी है, चिपका दे, ठीक है। ओके जी, आगे बढ़ा जाए। तो बढ़ो फिर, रोका किसने तुम्हें? बड़ा पुलिस उस दिन पकड़ती है जिस दिन तुम ड्राइविंग लाइसेंस लेके नहीं जाते। जब लेके जाओगे तब कभी नहीं पकड़ेगी पुलिस। एंटी पुलिस बुला लेगी। पार्टी यूं ही चलेगी। हाँ, मैं बोल रहा था ना, मुझे कुछ लिखाना है ना। एक पॉइंट लिख लो पहले, जहां से अपन ने ACL शुरू किया है ना, ACL से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, हेल्महोल्ट्ज पढ़ लिया था। ये भाई साहब यो का किया है भाई। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। तो जहां पे अपन हेल्महोल्ट्ज से पहले लिख लो, हेल्महोल्ट्ज कॉइल अरेंजमेंट से पहले अपन ने क्या पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ लूप। हाँ, तो उससे पहले लिखो, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ अ लूप से पहले लिख लो एक लाइन बस। उससे पहले बस एक एक पॉइंट लिख लो और नीचे 2-4 शेप बना देंगे। कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, तुम लास्ट में लिख लो। देखो, ऐसा परेशान नहीं होना है, अगर जगह नहीं है तो लास्ट में लिख लो नोट डाल के, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ, सब एक ही चीज है, जहां मन करे वहां लिख लो। अब खुश? बोलूंगा ना अभी। कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, नोट डाल के लिख लो, नोट, 10 रुपए का नोट। वो RCB की यार जीत गई, तुम लोगों ने पार्टी वार्टी नहीं दी यार, शर्म नहीं आती तुम लोग? हाँ, आप किसके सपोर्टर हैं?
मैं उसका सपोर्टर हूं जो पार्टी दे रहा हूं। कौन दे रहा है पार्टी? आज तो मैंने नाश्ता कर लिया, आज रहने दे। डिनर करवा दें भाई, डिनर कर देना भाई। डेजर्ट, डेजर्ट चलो डेजर्ट। हाँ क्या? क्या खाएंगे? अरे नहीं यार, प्लीज प्लीज, आओ बातें करें। क्या उदित क्या कहना चाह रहा है बेटा? हाँ, मैथ्स की क्लास में? शादी करनी है क्या? बेटा लड़की सही करेगा ना, तो वो ढूंढनी भी तो होती है। ये तो अच्छी बात है यार। तो उसने भी तुझे ढूंढा है कि नहीं ढूंढा है? अच्छा अच्छा, अभी घर घर तक बात है। ठीक है भाई यार, साल खत्म होने होने से पहले हो सकता है कि अपन ब्याह की पार्टी सब अटेंड कर रहे हो। खाने वाने में बेटा कुछ बढ़िया सा रखवाना है, हम सब आएंगे। पॉइंट ये था, हाँ पॉइंट ये था कि नहीं नहीं, पॉइंट मैं भूलते नहीं हूँ ऐसे लिखाना भूल जाता हूँ, पॉइंट थोड़ी बोलता हूँ। हाँ 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 हाँ। पॉइंट ये है कि if regular polygon is made up of if regular polygon is made of uniform wire, if regular polygon is made of uniform wire, and incoming current is equal to outgoing current, and incoming current is equal to outgoing current, uniform wire, and incoming current is equal to outgoing current, then net magnetic field at the center will be 0. Then net magnetic field at the center will be 0. The net magnetic field at the center will be 0. देखो भाई, इसकी भाषा पे मत जाना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ भी समझोगे तुम। Then net magnetic field at the center will be, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे गोला है, ये गोला दिख गया, एक वायर है, वायर से बना है, इसमें से कुछ करंट आई, कुछ करंट चली गई, मतलब आई गई, तो ऊपर वाले में कितनी गई होगी I1, नीचे वाले में कितनी गई होगी I2। तो यहाँ सेंटर पे इस ऊपर वाले की वजह से और इस नीचे वाले की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी नेट एट ओ, ये कितना हो जाएगा। अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये एंगल कितना है कि ये एंगल कितना है, ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि अल्फा कितना है कि बीटा कितना है, ठीक। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में मान ले करंट यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से जा रही है, कहीं से भी एंटर कर कहीं से भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि कुछ करंट ऊपर जाएगी कुछ करंट नीचे आएगी, जितना ऊपर वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना, ठीक। जैसे मान ले ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर में कोई करंट इधर से आई इधर से चली गई, तो सेंटर पे कितना हो गया, 0। सोचने नहीं कुछ आंसर बताने में, जैसे ये है, यहाँ से आई यहाँ से चली गई, सेंटर पे कितना। हम कौन सी वजह से बोल रहे हैं, हम इन वायर की वजह से बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस लूप की वजह से, रेगुलर पॉलीगन है सिर्फ उसी की वजह से बात हो रही है। क्योंकि हो सकता है कि जैसे यहाँ से वायर यहाँ से पास ना कर रहा हो, थोड़ा ऊपर से जा रहा हो, तो उसकी वजह से तो आएगा, लेकिन इस पहले पॉलीगन की वजह से सेंटर पे कितना हो जाएगा, 0। ये बात तभी अच्छी लग रही है जब ये वायर
और ये वायर आइडेंटिकल मटेरियल से बने हुए हैं, रजिस्टिविटी सेम है, मतलब ये भी रो है तो ये भी रो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है तो इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर भाई रायता फैल जाएगा, फिर उस केस में फिर अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंटर पे जीरो होगा। ठीक है, तो एक मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ, दिखा दूँ क्या? आओ बातें कर लेते हैं। मुझे लगता है कि बोर्ड के लिहाज से तो अपन काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन ठीक है, सह लेंगे, इतने दिन से सर सही रहे। वो इसलिए क्योंकि जब आप कोई भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट यूज हो जाते हैं। जैसे इसका नाम मैं रख देता हूँ अल्फा 1 और इसका नाम मैं रख देता हूँ अल्फा 2। ठीक है, यहाँ पे करंट I1 गई, सॉरी इसमें I2 भेज देते हैं, इसमें I1 भेज देते हैं, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा B2 और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B1। मेरा काम ये प्रूफ करना है कि अगर B1 B2 एक दूसरे के बराबर हुए, बी नेट की अगर बात करूंगा तो B2 की वजह से अंदर और B1 की वजह से बाहर, तो नेट B1 माइनस B2 होगा कि नहीं होगा? B1 की वजह से किधर था अंदर और B2 की वजह से किधर था बाहर, तो मैं अपन B1 B2 ही निकाल लेते हैं। जैसे B1 की बात करेंगे तो B1 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1/r, रेडियस तो दोनों की सेम ही है, उल्टा बोल दिया क्या? हाँ, B1 की वजह से बाहर है, B2 की वजह से अंदर है, सही बात है, कोई बात नहीं, बाहर अंदर। ठीक है, सिमिलरली अगर B2 निकालना चाहेंगे तो B2 कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I2/r, रेडियस सेम है बट एंगल कितना है अल्फा 2। ओके, अब देखो I1 अल्फा 1 और I2 अल्फा 2 एक दूसरे के बराबर हैं। इस बात को समझ सकते हैं अपन कैसे, ये दोनों वायर पैरेलल में है कि नहीं है? हाँ है ना, ये दोनों वायर अगर यहाँ से देखोगे, श्रिया अभी तक समझ में आ गया सीरीज पैरेलल क्या? ये दोनों वायर एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, दोनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों किस में है पैरेलल में। अगर ये एक दूसरे के साथ पैरेलल में है तो जो करंट होगी I प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल सेम है तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। इसको चाहो तो स्मॉल r कर लो वरना कंफ्यूज जाओगे रेजिस्टेंस और इसमें, ये स्मॉल r और ये भी तुम्हारा क्या है रेडियस तो आ ही रहेगी, तो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में हो गया क्योंकि v सेम है, तो मैं यहाँ से बोल दूंगा I1 इज टू I2 बराबर R2। अब देखना अभी मजेदार चीज, रेजिस्टेंस होता है रो L बाई ए, सही बात है। अब गेम ऐसा है कि एरिया तो दोनों का सेम है, तो रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी किस पे आएगी लेंथ पे आएगी, और लेंथ होती है आर अल्फा, आर्क बराबर रेडियस इनटू एंगल होता है कि नहीं होता? ठीक, तो यहाँ से अगर अपन बात करेंगे इसमें रेशियो में तो रेडियस भी सेम है, तो ये अल्फा 2 इज टू अल्फा 1 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया है अल्फा के, ऐसा प्रोपोर्शनलिटी ऐसा बना लो ताकि अल्फा अलग से दिखे, तो ये हो गया तुम्हारे पास I1 टू I2। यहाँ तक कोई समस्या? अब वहां से देख, अगर अपन B1 अपॉन B2 करते हैं तो ऊपर क्या बच रहा है I1 अल्फा 1, नीचे क्या बच रहा है I2 अल्फा 2। अब देख समस्या क्या है, I1 अपॉन I2 करेंगे तो ये क्या हो गया अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, ये हो गया अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, तो 1 आया कि नहीं आया? इसका मतलब B1 B2 एक दूसरे के बराबर है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है, तुम्हें पूरा भरोसा है मुझे कि तुम्हें मेरी बात पे भरोसा है, इसका मतलब इस डेरिवेशन की तुमको अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड बोर्ड में पूछेगा क्या? वैसे तो बहुत कुछ पढ़ाता हूँ, सब कुछ बोर्ड में पूछ लेगा तो तुम आधे बच्चे तुम्हारे स्कूल में तो फेल ही हो जाएंगे। जो मन करे सो लिख लो। इंपॉर्टेंट बात, ये चित्र जरूर बना लेना। यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं,
V इज इक्वल टू आई आर होता है, V सेम है, इसकी वजह से वी आई प्रोपोर्शनल टू 1/r है। अगला क्वेश्चन ये है कि फाइंड अगला क्वेश्चन ऐसा लिख लो कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू hollow cylindrical conductor. Find magnetic field due to hollow cylindrical conductor carrying I current whose inner radius is A and outer radius is B. Whose inner radius is A and outer radius is B. समझे तुम? नहीं समझे? देखो कछुआ, एक कछुआ रुक जा भाई, सब निकालनी है। समझ में आ गया सिलेंडर? अभी नहीं आया होगा। रंग भरे जाते हैं क्या इसमें? हाँ भरे तो जाएंगे रंग, रंग भर के देखते हैं। और बड़ा होगा नहीं क्या? अच्छा लग रहा है। ज़्यादा बड़ा हो गया। समझ गए होगे? हाँ मतलब सिलेंडर ये ऐसे वैसे 3D में है, ये भी रंगा हुआ है। अरे हॉलो तो अंदर से है ना, तुमको समझ में आ गया होगा। अच्छे वाले डायग्राम की धज्जियां उड़ा दी सर आपने। चलो अब ठीक है, चलो तो आओ मुद्दे पे। तो बात ऐसी है कि जैसे इसकी इनर रेडियस है ए, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, आउटर रेडियस है बी, तो ये वाला हिस्सा सॉलिड है। इसको मैंने रंग दिया था अभी, ये है क्वेश्चन। और इसमें से करंट जा रही है, करंट मतलब ऐसे जा रही होगी ऊपर आई, हॉलो जगह तो जाएगी नहीं, जहाँ जहाँ सॉलिड है वहीं जाएगी। इसको आओ इसका टॉप व्यू बना के फिर समझते हैं आगे क्या कहना चाह रहा है। हम्म
हम्म। इतने सारे गोले सर। देखो भाई, बन गया। अभी रुको, अभी टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। अभी थोड़ा रंग बिरंगे ज्यादा हो रहे हैं ना, इसको भी सही कर देते हैं। क्या बेटे? ये क्या था? इस पे अंदर रंग भरा जाएगा क्या? पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था, ज्यादा हो गया। ये वाला बनना था, ये था। कलर चेंज कर दे। क्या क्या? अब ठीक है। यहाँ पे देखो, जो अपन ने जो पोर्शन डार्क कर रखा है, बस ये इसके अंदर ही करंट है, बाकी कहीं करंट नहीं है। ये दूरी ए है, ये दूरी बी है। मैंने जो तीन सरफेसेस लिए ना, ये गॉसियन सरफेस, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ के अपन ने गोल गोल लूप बना रखे हैं। तो हमसे जो बात करी जा रही है, सबसे पहले हम बात करते हैं आर ग्रेटर देन बी के लिए, सबसे आसान। तो यहाँ पर अपन ने कौन सा वाला लूप लिया होगा? ऑरेंज वाला। दिख गया है? अगर अपन ने ऑरेंज वाला लूप लिया है, तो पूरी की पूरी करंट तो इसी में से बाहर आ रही है, आई इसी पोर्शन में से बाहर आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखते थे इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो ये तो हो जाएगा बी इंटू कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को अपन ने आर मान लिया, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है? मतलब ऐसा लगेगा एक सिलेंड्रिकल वायर है, उसके बाहर जाओगे तो उससे ऐसे तो लगेगा इन्फाइनाइटली लॉन्ग है वो, क्योंकि यहाँ पर भी जो ये बात कर रहे हैं अपन इन्फाइनाइटली लॉन्ग के लिए ही कर रहे हैं। पिछला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसमें भी आर ग्रेटर देन ए पे सेम ही आया था, तो इसका मतलब ये तो सेम ही आएगा। तो पहली वाली बात तो सही है, आर ग्रेटर देन बी पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा और आसान क्या है मेरे लिए यहाँ पर बात करना? आर लेस देन ए। आर लेस देन ए पे मैंने कौन सा लूप माना? ग्रीन। देखो, जब भी तुम इसको पेपर में लिखोगे तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि हमने एक लूप अज्यूम किया है, वो लूप कहाँ पर है? आर लेस देन ए पर है। तुमको हर बार लूप बताना पड़ेगा उसे। और सबसे पहले क्वेश्चन लिखते समय, आंसर लिखते समय तुम्हें बताना है कि हमने ये लूप अज्यूम किया है, उसके बाद हमने यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया है, अब हम इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है? मिश्रा जी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं। आर लेस देन ए पर बात करेंगे तो इस बार आर अपना ये है, लेकिन क्या इसके अंदर से कोई करंट जा रही है? इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो, तो इसका मतलब आर लेस देन ए पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होने वाला नहीं है। तो अब तुम्हारी एक ही जगह बच रही है जिसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं, वो है आर ए से तो बड़ा लेकिन बी से छोटा। इक्वल टू लगा लो, मन कर रहा है। ये हमारा है येलो वाला लूप। यहाँ पर हमने येलो लूप अज्यूम किया है। एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो यहाँ पर इसको आर ले लेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखेंगे। अब समस्या पता है क्या है? तुमको करंट ये वाली चाहिए जो सिर्फ इतने में जा रही है, पूरे में तो चाहिए नहीं, क्योंकि पीला वाला लूप है, पीले वाले लूप से यहाँ के अंदर कितनी करंट होगी?
तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले करंट डेंसिटी की। देखो, करंट डेंसिटी के बारे में समझा देते हैं। करंट डेंसिटी की बात करें, जैसे डिनोट कर देते हैं, तो टोटल करंट आई फ्लो हो रही थी, किस एरिया में हो रही थी, कोई एरिया बता सकता है? पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक ये सफेद वाला एरिया कितना हो गया? पाई बी स्क्वायर टोटल हो गया। इसमें से ये वाला एरिया घटा दो, अंदर वाला, पाई ए स्क्वायर। समझे ना बात को? इस पूरे में से अंदर वाला एरिया घटा दिया, तो जो शेडेड वाला है वो बच गया। तो बच गया पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ये सॉल्व होके आ गया आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समस्या ये है कि हमें जो करंट लिखनी है ना, ये करंट के बारे में बात कर ले, तो इसको मैंने आई डैश नाम दे दिया। अब आई डैश बात करनी है, तो मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ, या यहीं पे लिख सकते हैं। थोड़ा छोटा कर दिया जाएगा, आपको दिखेगा पीछे। छोटा नहीं करते, अपन एक काम करते हैं, आपने ये वाला चित्र तो बना लिया होगा। हम इसको इधर खिसका देते हैं, जाना बेटा और इधर। चलना। हाँ, चल गया। जैसे करंट डेंसिटी पता चल गई, तो अब हम बात कर रहे हैं आई डैश, मतलब करंट फ्लोइंग बिटवीन R इज इक्वल टू ए टू R इज इक्वल टू R। अपन ने वो करंट बात कर ली जो इस A से लेके इस R जो अपन ने माना है, ये शेडेड वाले पोर्शन में जो करंट है वो फ्लो हो रही है। ये करंट निकालने के लिए मैंने आई डैश को लिख दिया कि भैया अपन एक काम करेंगे, करंट डेंसिटी में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी मेरे पास आ गई आई अपॉन पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एरिया कितना है? एरिया इज पाई आर स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। क्योंकि अब तुमको कौन सा एरिया चाहिए? शेडेड एरिया, ये वाला जो अपन ने व्हाइट कलर से शेड किया है। ये एरिया निकालने के लिए यहाँ पीले तक एरिया था पाई आर स्क्वायर, अंदर तक एरिया था पाई ए स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घटा दिया, तो पाई आर स्क्वायर में से पाई ए स्क्वायर घटा दिया। ठीक है जी। तो यहाँ से आई डैश आ जाएगा अपने पास आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गई बात? अब अपन ने वापस से ACL लगा देंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ में हम इसको फिट कर देंगे। तो इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करके हमने B डॉट डी एल का वापस से इंटीग्रेशन लिखेंगे। DL का इंटीग्रेशन हो जाएगा B इंटू टू पाई आर। ये बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं, DL 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 पूरी सरकमफेरेंस बन गई, लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं अपन। किसी को समझना तो नहीं है? डाउट है तो पूछ लेना ना। इसको बराबर कर देंगे अपन किसके? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। सॉल्व होके B आ गया अपने पास भाई। B की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझ गई बात? तो देखो, ये बोर्ड में नहीं आ सकता, पता नहीं क्यों नहीं आ सकता, ऐसा मुझे लगता है। ये बोर्ड में नहीं आ सकता, लेकिन नीट जेई में तो इस पर क्वेश्चन तो आते ही हैं सिलिंड्रिकल वायर के। ठीक है, इन सब में ये सब है एप्लीकेशन ऑफ ACL, अपन इसी में पढ़ रहे थे। ठीक है, छापेंगे। ये वाली स्लाइड CBSE में पूछी नहीं जा सकती, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि एग्जाम्पल इससे पहले वाला तो है, सॉलिड सिलेंडर का तो है। बाकी ये थोड़ा सा टफ हो जाता है बच्चों के लिए करंट डेंसिटी में डील करना। आइए आगे बढ़ते हैं। वापस से शांत हो जाएंगे और शुरुआत करेंगे। आप लोगों को सुन लेना चाहिए।
हेडिंग लिखी जाए सोलेनॉइड, हेडिंग लिखी जाए सोलेनॉइड। बेटा मार देना होता है घूसा, इतना नहीं लिहाज करना चाहिए। देखो भाई सोलेनॉइड की कहानी ऐसी है कि एक पाइप है, एक तार है, तार को पाइप पे लपेटा गया है। इस तरीके से लपेटा गया है कि दोनों तारों के बीच में कोई जगह नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी लपेटा गया है कि तार आपस में एक दूसरे को टच ना करें। बड़ी खतरनाक बात है। इंसुलेटेड वायर समझते हो? जैसे ये सारे वायर, इन सब के ऊपर एक एक कवरिंग चढ़ी हुई है। अगर इनको मैं आपस में एक दूसरे से चिपका के भी बांध दूं तब भी एक दूसरे पर करंट नहीं मारेंगे, कोई भी शॉर्ट सर्किट होने वाला नहीं है। इसका मतलब ये आपस में चिपके हुए भी हैं और नहीं भी हैं। आया ना? क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई एक इंसुलेटिंग लेयर है। तो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एक वायर है, जैसे ये, इसको अपन ऐसे लपेट दें, तार काट दी क्या इसका? अम, क्या तुम्हारे पास कोई तार है, ऐसा कोई आर है, कोई रस्सी? मेरी कौन सी रस्सी लटक रही है? यस, दैट्स माय गुरल। देखो जी भाई, अरे अरे देखो देखो, जैसे इसको ना अगर अपन ऐसे इस पे मोड़ दें और इनको ऐसे चिपका दें, तो अभी देखो इनके बीच में कोई जगह बाकी है क्या? बट इंसुलेटेड भी है ये, इसमें तार ऐसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब करंट भी गोल गोल घूम रही होगी, तो ये लूप बन गया। इसी तरीके के जो कन्फिग्रेशन है, इसको अगर मैं काफ़ी लंबा फैला दूं तो एक ऐसा लगेगा कि एक पूरा एक स्प्रिंग टाइप से रखी हुई है। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन इसका जो यूज़ है वो क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हेल्म होल्ट्स कॉइल अरेंजमेंट से हमने एक शॉर्ट रेंज का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लिया था यूनिफॉर्म। अब हमें शॉर्ट फॉर्म मतलब अब हमें शॉर्ट रेंज का नहीं, लॉन्ग रेंज का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है, और वो भी यूनिफॉर्म। तो इसका यूज़ है वो इस बात में है कि हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, लॉन्ग रेंज मतलब लंबी दूरी का। ठीक है? तो इसके लिए काम क्या किया गया कि मैं आपको ना ऐसे छोटे तरीके से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से ऐसे इसमें ऐसे लपेट दिया गया है। आप देख पा रहे हैं? ये एकदम टाइटली बाउंड है, अपन ने जानबूझ के अलग अलग दिखा रखे हैं। एकदम ही टाइटली बाउंड है, क्योंकि आप फिर देख समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो गया। तो इस तरीके से ऐसे लपेट रखे हैं। अगर इसमें मान लो करंट अगर एक में ऐसी है तो सभी में करंट इसी डायरेक्शन में जा रही होगी। आया ना? और अगर सब में ऐसे जा रही होगी, सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ पर देखेंगे इसके एक्सिस पर, तो इस साइड होगा। तो जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो तुमको कैसा मिल जाएगा? यूनिफॉर्म नेचर का। ठीक है? तो मुझे लगता है कि इसमें आप लोगों को कुछ पॉइंट्स लिख लेने चाहिए और एक क्यूट सा चित्र बना लेना चाहिए। पहले चित्र बना लीजिए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। अब आप लोग सोलेनॉइड के बाद आपके सिलेबस में टॉरॉइड नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे टॉरॉइड भी पढ़ाना चाहिए आपको। पढ़ाना तो बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो। पढ़ेगा इंडिया, नहीं पढ़ेगा क्या? क्या आप लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स समझते हैं? एमएमएफ? नहीं ना, ठीक है, समझना भी नहीं है। तो लावण्या को बहुत परेशान नहीं करती? मेरी सहेली ऐसी हो ना, मैं घूंसा मार के नाक तोड़ दूं। पता नहीं कैसे सहन कर लेती है। शुरू करें? दो चार बातें लिख लेते हैं। क्या कर रही है?
लिख लिया जाए, इट इज अ कॉइल which has length, it is a coil which has length and used to produce uniform magnetic field of long range and used to produce uniform magnetic field of long range. Wire is tightly wound over wire is tightly wound over a cylindrical frame. Wire is tightly wound over cylindrical frame in form of helix. In form of helix. Helix समझते हैं? नहीं समझते? इधर देखो. Ding, 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 ding. हेलिकल शेप है ना? मतलब वो गोल गोल घूम भी रहा है, आगे भी चढ़ रहा है. हेलिकल शेप. कभी तुमने बंदूक चलाई है? जैसे अरे राइफल है ना, तो उसकी गोली से गोल गोल घूमती है. जैसे तुमने देखा होगा, अगर अगर अच्छा तुम लोग नहीं पता है, तुम लोग दिल्ली का ना. हाँ, देखो क्या है ना कि जैसे राइफल की जब गोली लगती है, तो राइफल की गोली में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे गोली लगी, तो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा छेद होगा, ऐसे छोटा सा, और ऐसे तुम पीछे पलट के देखोगे ना बॉडी को, जैसे गोल गोल हो जाएगा इतना बड़ा पीछे. तो प्रैक्टिकल कौन आएगा आगे? तो देखो बात ऐसी है कि होता क्या है कि वो जो पाथ है, जिस पाथ पे बुलेट चल रही है, वो उसका हेलिकल पाथ है, गोल गोल घूम भी रही है, आगे भी जा रही है. तो उसके रास्ते में जो भी आएगा उसे पूरा खाली कर देगी. तो जैसे उसका एंट्री पॉइंट ये है बॉडी में, वो घूम भी रही थी और आगे भी जा रही थी. तो मान लो इतने बड़े अगर सर्कल में घूम रही तो इतना एरिया तो खाली करेगी. एंट्री पॉइंट ही तो एक ही है बस उसका. जब बाहर निकलेगी तब तक तो गर्ल 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 करके सब कुछ बाहर निकाल लेगी. हाँ है ना? समझ गए तुरंत? हेलिकल पाथ अब नहीं बोलोगे. HELIX. कौन गधा है? इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, है ना? इतना लिखा दिया ना? ठीक. मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड can be calculated, can be obtained. Magnetic field at the axis of solenoid can be obtained by superposition of field, by superposition of field, by superposition of field due to large number of identical number of turns, large number of identical number of turns. ठीक है भैया, देवी और सज्जनों, ये मेरे नलायक गधों, इतना तुम्हें थ्योरी वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा. अब शांति से सुनना, ठीक है? शांति के साथ नहीं सुनना है, शांति से सुनना है. एक दू समझते हो? दू अभी मैंने बोला 11th वाली क्लास में दू, तो बताए क्या कहते हैं? सर इट इज फ्रेंच. हमने कहा सही है भाई, फ्रेंच और भोजपुरी में अब कोई अंतर ही नहीं रहा. फ्रेंच इज इक्वल टू भोजपुरी. सही माहौल है. हाँ जी. अरे अब यार मैं इस चीज का ध्यान रखूं कि तुम्हें सर्दी नहीं लगे, तो इसी वक्त में बताना जरूरी है जब मैं चित्र बना रहा हूं.
गर्ल्स के अंदर तो एक एक्स्ट्रा फैट लेयर होती है, तुमको पता है स्किन के अंदर? बायो वाले सर से पूछना। अरे यार ये तो उधर का है, तुम लोगों को नहीं पता क्या? इसीलिए तो लड़कियों को ठंड नहीं लगती। तुम लोग देख लो, सर्दियां होंगी, सर्दियों में शादियों में जाना कभी। मतलब मेरे तो आज तक नहीं समझ में आया कि ऐसा क्या होता है कि भाई लड़के जो होंगे वो एकदम ऐसे एक कोट पहने होंगे, फिर उसके ऊपर कोई होगा एकदम शॉल डाले होगा, कोई देख रहा होगा, आग वाग कहीं मिल जाए, और लड़कियां एकदम ऐसे पतली सी शिफॉन सी साड़ी में घूम रही होंगी। भाई साहब इतनी सर्दियों में कैसे कर लेती हैं पता नहीं। क्या कह रहे हैं? मुझे काफी नॉलेज है। किसके बारे में? गुड्स के बारे में? अच्छा अच्छा। अच्छा ये मुझे मतलब एक बात और नहीं समझ में आती। छोड़ो, तुम एक बात बताओ। तुम लोग बताओ यार, ये सब तो ऐसे बेफालतू की लोग हैं। मतलब जैसे कभी सर्दियों में तुम देखा होगा, लड़कियां ना एकदम ऐसे ऊपर कोट पैंट पहन लेंगी, ऐसा एकदम बढ़िया सा एकदम कोट सर्दियों में, है ना, उसके बाद स्कर्ट्स पहन लेंगी। यहां से लेके या घुटनों से नीचे तक उन्हें सर्दी नहीं लगती क्या? है जी? नहीं, रिकॉर्डिंग तो चल रही है। हाँ, तो भाई ये लॉजिक तो आज तक नहीं समझ में आया मेरे। कैसे मतलब? मेरा मतलब ऐसा देखा जाए तो वैसे विल पावर लड़कियों में ज्यादा ही है। मतलब अपने फैशन की खातिर वो इतनी सर्दी सहन कर ले रही हैं, लेकिन यार सॉरी दीदी बोल, सॉरी दीदी बोल। अरे तू सॉरी दीदी बोल, कोई बीमार नहीं पड़ा, सॉरी दीदी बोल, बोल। हाँ दीदी सॉरी, हाँ हाँ। और तू तो बेटा रोज सुबह आके प्रतिज्ञा किया कर, ऑल गर्ल्स आर माई सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। हाँ, है ना? सही बात है ना, सबको बहन थोड़ी बोल सकते हैं। अपनी पत्नी को बहन बोलेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। क्या? अपनी बंदी के अलावा? और मान लो किसी की अगर बंदी नहीं बंदियां हो तो? इतनी देर में मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया है बात करते करते, तुम लोगों को दिख भी गया होगा। मतलब उस सोलेनोइड को बीच में से काट दिया अपन ने। जैसे सोलेनोइड को बीच में से काटा तो ऐसे कट गया खचक। सोलेनोइड जैसे बीच में से कटा तो इस पे देख रहे होगे कि जो डॉट वाली साइड है इस पे करंट बाहर आ रही है और क्रॉस वाली साइड में करंट अंदर जा रही है। तो एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? राइट ना? राइट हैंड से करना है नलायक, राइट हैंड से, ऐसे 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 ऐसे। कुछ नलायक लेफ्ट हैंड से कह रहे हैं कि अच्छा ऐसे जाएगी, हाँ। तो ठीक है भाई, जब भी देखो यार ऐसे क्वेश्चन हो ना, ये डेरिवेशन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है? तो लोड मत लेना, समझ लेना। सर कह तो जिंदगी में आज तक कोई लोड नहीं लिया, लोड लिया होता तो यहीं बैठे होते। सबसे पहले यहाँ पर जैसी बात करेंगे एक लूप अज्यूम करने की, तो लूप जो अज्यूम करना है वो थोड़ा सा अच्छा है। अज्यूम रेक्टेंगुलर लूप, नामकरण कर देते हैं।
क्या नाम रखें? ए बी सी डी, चलो भाई ए बी सी डी, ए बी सी डी। बेटा शिवोन की साड़ी से बाहर आ जा। तू शिवोन की साड़ी से बाहर ही नहीं आ पा रहा। तो मैं कब कह रहा हूं, समस्या ये है कि तू उस लूप से बाहर नहीं आ रहा। यहां पे मैं एसीएल के लूप की बात कर रहा हूं, तू शिफॉन की साड़ी में फंसा पड़ा है। बेटा ऐसे गोला बना रह जाएगा, समझ गया? अरे लड़कियों को सिंसियर बच्चे पसंद होते हैं। हाँ, तो एबीसीडी लूप। भाई मेरी शादी हो चुकी है, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। क्या क्या ये क्या होता है? छी, छी छी छी। जैसे तुमने लूप अज्यूम कर लिया, लूप अज्यूम करने के बाद क्या होगा? तुमको बोला जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी एल, लेकिन समस्या ये कि इस बार जो लूप है वो ए बी सी डी है। इस लूप की सिग्मा आई, इसी को आप एसीएल के नाम से जानते हैं। यहां पर ना कुछ चीजें और मान रहे हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, एल इज क्या बोल रहे हैं, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, एंड स्मॉल एन अपन मान लेते हैं टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी समझते हो क्या भाई? टर्न डेंसिटी इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये आता है पेपर में ना, नंबर ऑफ टर्न्स, इसीलिए मैं इतना लिख रहा हूं, वरना मैं लिखता भी नहीं। इतना तो मैं बातों बातों में बता देता है भाई। तो ये स्मॉल लाइन की बात हो गई, इतनी बातें तुमको पता होनी चाहिए। मैंने जो लूप अज्यूम किया है रेक्टेंगुलर लूप, इसमें ऑफ साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू स्मॉल एल। इससे कोई समस्या तो नहीं ना तुमको? मैंने ना इसकी जो साइड है ना, वो साइड ए बी और सी डी, इसकी लंबाई कितनी अज्यूम कर ली? एल। तुम लिखो मत, पहले समझ लो, है ना, एक बार में समझ लोगे फिर उसके बाद खुद भी लिख सकते हो, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। तो क्या क्या अज्यूम किया? एक तो मैंने एन नंबर ऑफ टर्न्स डिसाइड कर ली, इस सोलेनॉइड की कितनी है टोटल, है ना। एल क्या है? लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो गई। टर्न डेंसिटी डिसाइड कर ली, एसीएल लगाना ये पता कर लिया, और एक लूप अज्यूम कर लिया। वो लूप कुछ इस तरीके का है जो अपन ने यहाँ पर बना लिया, जिसमें आधा लूप बाहर है और आधा लूप अंदर है। यहाँ से शुरुआत होती है अब इसको सॉल्व करने की। पीले रंग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो हाथ पीले होने ही है तुम्हारे, है कि नहीं? तो अरे ये जरूर कोई लड़का बोला होगा ना। हाँ वो बेचारों को कलर का पता नहीं होता। अभी रुको बेटा, कौन सा कलर है ये? दिस इज मस्टर्ड येलो। आओ बातें करें। कछुओ क्लास, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का अलग लिख लें, बीसी का अलग लिख लें। ध्यान रखना इसके इक्वल टू में लिख रहा हूं मैं, प्लस सी डी का अलग लिख लें, एंड प्लस सी डी के बाद एक और बचा होगा डी ए, डी ए का अलग लिख लें। अगर मुझे चारों का निकालना है तो फिर ऐसे ही कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन है नहीं। और जब अपन को ऐसे करना है तो इसमें तुमको कुछ चीज़ें देख लेनी चाहिए। जैसे जब तुम डीएल की बात करोगे तो डीएल यहाँ पर ऐसे आया ना, और यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इस साइड होगी। सही बात है।
तो यहां पर जब भी तुम बी डॉट डीएल करोगे तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, मतलब डीएल इधर है और बी इधर है, तो कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली यहां पर बात करेंगे तो यहां पर भी बी इधर होगा, और अगर ये बी सी की बात करेंगे तो इधर नीचे ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो हर बार बी डॉट डीएल के बीच का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, 90। अगर बी डॉट डीएल के बीच का एंगल 90 हो रहा है, मतलब बी और डीएल के बीच का, तो इसका मतलब cos 90 जीरो, इनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, जीरो। कॉस प्रोडक्ट जीरो, डॉट प्रोडक्ट जीरो होने की वजह से ये मेरा ऐसा मानना है कि बी सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और डी ए की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस बात को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्यों जीरो हो रही है। सिंस इन ए डी एंड बी सी एंगल बिटवीन DL vector and B vector is 90 degree. That's why integral of B dot DL AD is equal to integral BC B dot DL is equal to B DL cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये आपको लिखना पड़ेगा। अब इतना लिखने के बाद आपके पास कितने बचे, दो। अब दो बच गए तो दो को तो अपन समझ लेंगे। यहां पर बी की डायरेक्शन तो इधर है ही, ए से बी के बीच में कुछ मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ए से बी के बीच में, सोच के बोल, है क्या, मैं कह रहा हूं ए से बी के बीच में कोई मैग्नेटिक फील्ड है क्या बाहर, नहीं। तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड अगर जीरो है तो वहां पर फ्लक्स की, मतलब वहां पर अपन बात करेंगे बी डॉट डीएल, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तो लूप बचा, कौन सा बचा, अंदर वाले बचा, ठीक है। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन तो तुम्हारी फिक्स है ना इस पूरे एक्सिस पे, सबसे पहले वही तो निकाली थी अपन ने डी चिक करके, तो इधर डीएल इधर है। फिर यहां पर एक और बात लिख देंगे, सिंस B is equal to 0, magnetic field is 0 outside of the solenoid, तो अपन ऐसा बोल देंगे, इसलिए इंटीग्रल ऑफ B डॉट डी एल कहाँ से कहाँ तक, A से लेके B तक, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कारण हर एक का जीरो है, मतलब कारण तुम्हें पता चल गया, इसका जीरो क्यों था, 90 डिग्री एंगल की वजह से। इसका जीरो क्यों है, अब पढ़ ले, एक महीने बाद रोएगा फिर जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी तब स्कूल में। ए से लेके बी तक जीरो क्यों है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो तुम्हारे पास बचा क्या फाइनली, सी डी या डीसी, कुछ भी बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब बातें करें, तो अब तुम्हारे पास फाइनली जो बच गया वो बच गया इंटीग्रल बी डॉट डी एल, कहां से कहां तक बात कर लें, सी से डी या डी से सी, जो भी करना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब समस्या क्या है, आप म्यू नॉट सिग्मा आई बोल दो। तो ये अब ए सी एल वापिस से तुमको लिखना पड़ेगा कि ये वाली जो ऊपर वाली इक्वेशन है, ये इक्वेशन बन के ये आ गई ए सी एल की। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी है, तुमको लिखना चाहिए जब भी पेपर में आप लिखेंगे। तो बी डॉट डी एल में जब अपन बात करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। एक बात बता, यहाँ से लेके यहाँ तक डी एल की डायरेक्शन भी यही है, बी की डायरेक्शन भी यही है, इनके बीच का एंगल कितना है, तो मैं ऐसा लिख दूँ क्या, बी डी एल कॉस जीरो का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट। शांत होके सुन, ये इतने एरिया में कितनी करंट आ रही होगी, यहां से लेके यहां तक कितनी करंट आ रही होगी, अब फंसे। आई तो एक वायर में करंट थी, ऐसे तो कितने वायर है, आई कितनी टर्न्स है इसके अंदर, एन तो टोटल है। अच्छा इसके अंदर एन मान लेते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एन मान लिया जाए
ठीक। तो इसके अंदर अगर n मान लें और यहां से यहां तक की लेंथ अपन ने l मानी रखी है ना, तो ये dl dl ये हो जाएगा b इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। थोड़ा सा यहाँ पे मैं जगह का इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, l इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो b इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। तो करंट डेंसिटी अगर स्मॉल एन मानी थी तो क्या मैं इसको म्यू नॉट एन आई बोल दूं? बस ठीक है, काम हो गया ड्राइव। फॉर्मूला तो आसान निकल के आया, वैल्यू क्या है, म्यू नॉट एन आई। ठीक है जी। इसकी ना लेंथ कैपिटल एल ही मान लो ताकि जीवन में इतना दर्द ना रहे। जो इसकी लेंथ है ना, इसको एल ही मान लो। लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड की बजाय इसको ना लेंथ ऑफ द लूप ही मान लो तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसका यूज आ नहीं रहा है। और अच्छा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली एन बाई एल को अपन को स्मॉल एन लिखना पड़ेगा। इतने में नंबर ऑफ टर्न्स एल हैं, एन है, इतना अगर लेंथ एल है तो इतने की टर्न डेंसिटी कितनी हो गई, एन बाई एल। समझ गए बात को? जो अपन ने अज्यूम किया है, मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ। एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जो साइड अपन ने अज्यूम करी है वो एल अज्यूम करी है। मतलब देखा जाए तो डेरिवेशन तो आसान है इसका। 4 साइड में से 3 साइड का जीरो, 2 साइड का जीरो किस लिए, एंगल 90। एक साइड का जीरो किस लिए, बी नहीं है, और बचा एक तीसरा अंदर वाला, अंदर वाले की वजह से बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। एन अपॉन एल को स्मॉल एन लिख देना, सीधा आंसर। डेरिवेशन 2 लाइन का है, लिखना पड़ेगा लेकिन तुमको। ठीक है जी, चलो छाप रहे हैं आप लोग? छापने सही तो होगा। जैसे मैं समझ जाता हूं तुम लोगों की आवाज से कि तुम लोगों ने लिख लिया है। जैसे इस बच्चे ने बड़ी अच्छी बात पूछी, जैसे ये सोलेनॉइड है, सुन ले कछुए, सभी कछुए सुनेंगे। इस सोलेनॉइड की ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें जो करंट है वो ऐसे आ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्म होता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया। इसका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर आपने कैसे बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो है? भाई साहब नहीं होता जीरो, ठीक है, आइडियली जीरो नहीं होता है। हो क्या रहा है, मतलब प्रैक्टिकली जीरो नहीं होता, आइडियली जीरो मान लेते हैं अपन। हो क्या रहा है कि जो तुम सोलेनॉइड मान रहे हो इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। अब इसकी फील्ड लाइन से लौट के आएंगी तो वो इन्फाइनाइट तक जाएंगी और फिर लौट के आएंगी। तो इसका मतलब इसके नियर बाई एरिया में नेग्लिजिबल ही तो होगा। समझ गए बात को? तो हमने जो लूप अज्यूम किया ऐसा थोड़ी कि बहुत एक इन्फाइनाइट पे जाकर अज्यूम किया है, हमने उसकी अपर साइड तो यही अज्यूम करी है ना। तो उसके नियर बाई होने की वजह से जीरो हो रहा है, बाकी अंदर तो फाइनाइट ही है, मतलब अंदर तो यूनिफॉर्म ही है। दूसरी कहानी, अगर फाइनाइट सोलेनॉइड हो, शायद फाइनाइट की स्पेलिंग तो सही लिखी होगी वैसे मैंने, देख लो सही है, ला 10 रुपए। देख भाई, अगर फाइनाइट की बात अपन करें तो फाइनाइट सोलेनॉइड में गेम ऐसा है कि ये थोड़ा ट्रिकी मामला है। इसका अपन डेरिवेशन नहीं बता रहे, जरूरत नहीं है। इसमें ना तुमको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर गेम क्या है। जैसे ये फाइनाइट सोलेनॉइड में ये एंगल θ1 है जो इसका एक एज बना रहा है, ये एंगल θ2 है जो इसका दूसरा एज बना रहा है। ध्यान रखना एंगल का मेजरमेंट अपन ने एक ही साइड से लिया, ऐसा थोड़ी कि एक तरफ से θ1 एक तरफ से θ2 है, एक ही साइड से दोनों मेजर किए। जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस फाइनाइट लेंथ के सोलेनॉइड के लिए, उसका जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, जेई के लिए है ना, तुम्हारे लिए नहीं, जेई नीट वालों के लिए। जेई नीट मतलब पता नहीं क्या लिखा है, जेई नीट लिखा है वो। जेई नीट जीत, हाँ
मतलब फाइनाइट सोलेनॉइड के अगर दोनों एंड्स थीटा 1 और थीटा 2 एंगल इस तरीके से सब्सटेंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला ये है। अगर मैं इसी तरीके से बोलूं कि एक सेमी इनफाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड के एंड पर बात करनी है, मतलब अगर अपन इसको ऐसे देखेंगे तो ये वाली साइड तो इनफाइनाइट हो गई, ठीक है बेटा, लेकिन इसकी एक साइड तो फाइनाइट हो गई और इसके एंड पे बात करनी है, मतलब यहां पर बात करने को बोल रहा है। जब आप इसके एंड पे बात करेंगे तो इसमें जो थीटा 1 होगा वो तो कितना हो जाएगा, बोलो ना, थीटा 1 कितना है? वेरी गुड, करो बेटा, पहले यही सोचो, पहले ये सोचो फिर आगे क्वेश्चन सोचते हैं। थीटा 1 कितना होगा, थीटा 2 कितना होगा? थीटा 2 90 हो जाएगा। ये लाइन इनफाइनाइट पे चली गई तो इसका जो थीटा 2 होगा वो पाई नहीं होगा, ऐसा नहीं लग रहा? और थीटा 1 की वैल्यू पाई/2 नहीं होगी? सोचो पहले, सोचो सोचो, गध हो। ये वाली लाइन इनफाइनाइट होके ऐसे फैल गई तो अब इसका यहां से एंगल कितना है, 180। अरे हाँ या ना यार? और इस वाली लाइन को, इस पी पॉइंट को उठा के मैं यहां पे ले आया तो ये जैसे यहां पे लेके आऊंगा, या फिर सुन सुन सुन, ये वाला पॉइंट उठा के मैं यहां पे ले गया तो ये वाली लाइन ऐसे आएगी, तो अब इसका थीटा 1 कितना हो गया? अब समझ में आ गया दोनों? ठीक है, तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा एंड पे वो μ0 Ni/2 cos π/2 माइनस कॉस पाई। तुम समझदार हो, cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, और cos पाई -1, शाबाश। तो -1 कितना हो गया, +1। तो μ0 Ni/2 बच गया इसके एक एंड पे, ठीक है। तो फाइनाइट के दोनों केस जेई नीट के लिए हैं, बोर्ड के लिए नहीं है। फटाफट छापिए, और फिर कुछ दो चार बातें बोलूंगा वो फिर काम की है, वो बोर्ड के लिए। इतना भाई कौन ध्यान रख रहा है मेरा? क्या करूं मैं? आइए बातें करें। छाप लिया? बहुत स्लो छाप रहे हो यार। चौंच नहीं। आज कितने लोग होमवर्क करके नहीं आए थे, हाथ उठाना। सर सर इतने ईमानदार तो हम नहीं हैं। अच्छा, कितने लोग होमवर्क करके आए थे? हाँ भैया, मोहिनी नहीं करके आई, और कौन नहीं करके आया? अ, तुम भी नहीं करके आई, लावण्या, लारण्या, आयो, ठीक। हाँ, अरे मोहिनी तुम काहे नहीं करके आई? क्वेश्चन, अच्छा, ओ, मॉड्यूल नहीं है।
क्लियर कछुओ? शुरू करें? बेटा कितना लिखोगी, इतना तो मैंने भी नहीं लिखा है। सोलेनॉइड नॉर्मली टेकन एज इन्फाइनाइटली लॉन्ग। हाँ पॉइंट्स हैं कुछ, नोट लिखते जाओ, 10-15 रुपए के जो भी लिखने हैं। सोलेनॉइड नॉर्मली टेकन एज इन्फाइनाइट लॉन्ग। सोलेनॉइड नॉर्मली टेकन एज इन्फाइनाइट लॉन्ग। तुम लोगों का बैच कंपेरेटिवली अच्छा है, पता है। मतलब तुम लोगों को जो मैं कोई भी क्वेश्चन कराने की इच्छा रखता हूँ तुम लोग कर पाते हो या समझ पाते हो। मैं कोटा की बात नहीं कर रहा, मैं 11 से कंपेयर कर रहा हूँ। कोटा वालों को तो मैं जो मन करे वो पढ़ा दो, वो सब पढ़ लेते हैं, सब समझते भी हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा बैच है। अब जैसे मैं जिस बैच में पढ़ाता हूँ उसमें 100% ही पढ़ने वाले हैं। अब सबको एक जैसा पढ़ा देंगे तो फिर कैसे मैनेज करोगे? पहला लाइन, पहला पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल सॉलिनॉइड नॉर्मली टेकन एज इनफाइनाइटली लॉन्ग। दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिनॉइड। तो पूरा लिखते हो क्या गधो? बी वेक्टर लिखा करो ना। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सॉलिनॉइड does not depend on its radius of cross section. Magnetic field produced by solenoid does not depends on its radius of cross section. Radius पे depend नहीं करता। Next, magnetic field produced by solenoid is directed along axis. Magnetic field produced by solenoid is directed along its axis and is uniform. Magnetic field produced by solenoid is directed along its axis and is uniform. यूनिफॉर्म भी है और एक्सिस के अलॉन्ग भी है। Magnetic field outside the volume of solenoid. Next point. Magnetic field outside the volume of solenoid approaches to zero. Approaches to zero. टॉरॉइड के बारे में भी 3 पॉइंट लिखा देता हूं, टॉरॉइड अभी पढ़ा देते हैं, है ना। टॉरॉइड TORID, एडिंग लिख दो टॉरॉइड, TORID। हाँ सब चल वो ही रहा है, बोर्ड में नहीं है। TORID टॉरॉइड यही का है, बोर्ड का नहीं। इस पर लिख दो जीत, जेई नीट जीत। TORID टॉरॉइड, TOROID टॉरॉइड। मैं टॉरॉइड बोला ना, TOROID। आई टेक माई वर्ड्स बैक। टॉरॉइड होता है TOROID। एक ऐसे उसमें ऐसे 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 टिडिंग ओ, TOROID टॉरॉइड। Toroid is considered as ring shaped closed. Toroid is considered as ring shaped closed solenoid. Shaped closed solenoid. Magnetic field outside the volume of toroid is always zero. Magnetic field outside the volume of toroid is always zero.
Magnetic field at the center of toroid is always 0. Magnetic field at the center of toroid is always 0. तो वन डे ही है. Next, magnetic field produced by toroid. Magnetic field produced by toroid is directed along its circular axis. Is directed along its circular axis. Magnetic field produced by toroid is directed along its circular axis and constant in magnitude. And constant in magnitude over entire cross section. And constant in magnitude over entire cross section. उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे. नहीं समझ में आया होगा तभी समझ जाओगे. समझदार तो तुम हो ही बचपन से, ऐसा मुझे लगता है. बाकी आप लोगों की. चलिए, थ्योरी समाप्त होती है, मुद्दे की बात करते हैं. सुनिए, सुनो सुनो. जैसा कि टोरॉइड के बारे में बात करी गई, ये सोलेनॉइड है. सोलेनॉइड की दोनों मुंडी पकड़ी, गोला बना दिया. डोनट देखा है? कहते ही वाहियात लगता है भाई. पता नहीं भाई लोग कैसे खा लेते हैं डोनट को. ये भारत जैसे देश में जहाँ पर हर क्षेत्र में अपनी अपनी खुद की पर्सनल मिठाइयाँ हैं, वहाँ पे डोनट जैसा वाहियात आविष्कार आ गया है. छी छी छी, बहुत बेकार होता है भाई. ठीक है, लुकिंग गुड. मैंने थोड़ा गंदा बना दिया, थोड़ा अच्छा बना देते हैं. बेटा डोनट बाद में खा लेंगे, पहले डोनट जैसा चित्र बनाओ. चलो, गंदी बात होती है. बेटा फिर मोमोज वाली बात बता दूंगा फिर मैं, वही चटनी वाली गंदी वाली. तुम समझ गए क्या हुआ यहाँ पे? तो अब यहाँ पे ना फीड लाइंस देखो, फीड लाइंस गोल गोल है सब. फीड लाइंस कैसी है? गोल गोल. एक बच्चों की कविता आती है, सुनी क्या तुमने? कौन सी वाली? क्या? अच्छा, तुम्हारे पेपर में नहीं आ रहा क्या? रुको अभी देखो, अभी सही कर देते हैं. अपन ने एक लाइन बना दी, बस एक और बना देते हैं, बस हो गया. 2 लूप बनाने से काम हो जाएगा अपना. बेटा समझ गए? जैसे ये फीड लाइंस हैं, रंग बिरंगा चित्र अच्छा तो लगता है वैसे, कैमरे में भी मस्त लग रहा है. वाह. तो सेंटर से यहां तक की इनर रेडियस ए है, इसकी आउटर रेडियस बी है. तो तुम देख रहे होगे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितना है? 0. यहाँ पे भी कितना है? 0. अंदर का मैग्नेटिक फील्ड अपने को लिखना है. तो अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लिखते हैं.
म्यू नॉट एन आई होता है, लिखोगे क्या? आगे बढ़ो। खत्म, बस चित्र ही मैंने। अब यहाँ पे ना जो बात आती है वो एन की आती है। तो जो एन है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। समस्या यही तो अपन ने पढ़ा था, समस्या ये लेंथ की। तो लेंथ में अपन लिख देंगे इसकी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस है 2πr। अब एक और समस्या है, रेडियस कौन सी, ए की बी? कन्फ्यूजन समझ गए क्या है? रेडियस कौन सी रखें, ए या बी? तो जो रेडियस होती है वो होती है मीन रेडियस। कौन सी रेडियस? मीन रेडियस। तो आर की वैल्यू होती है ए प्लस बी बाई 2, वो ऊपर रखनी होती है। बस इतना ही है टॉरॉइड। टॉरॉइड किसके लिए है? जीत के लिए। जीत कौन है? जेई और नीट। हु इज कॉलिंग मी? होगी छपाई। सोलेनॉइड समाप्त करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अरे यार, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी है एकदम। अभी आप लोगों ने जितना भी पढ़ लिया, तुमने करंट कैरिंग वायर की वजह से, दीदी चुप, करंट कैरिंग वायर की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है हमने वो पढ़ लिया। आगे देखा जाए, करंट कैरिंग वायर के साथ अब अगर कोई चार्ज मूव करेगा, जब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था तब मैंने ऐसा बोला था कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब हमें जानने की इच्छा रखते हैं कि अगर कोई भी चार्ज अगर मूव कर रहा है तो मूव करने के बाद अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड में डालने से उस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, अब अपन ये जानना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमें पता था कितना लग रहा था, Q इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? ठीक है, तो हेडिंग लिखी जाए, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चुप रहे, ये बोर्ड में है, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं। कितना टाइम है हमारे पास? बहुत टाइम है। सुनिए, 16 मिनट में तो आप रो जाएंगे। देखिए, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की बात ऐसी कि जैसे कोई चार्ज है, Q, ठीक है, इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। इस चार्ज को अपन ने कुछ v वेलोसिटी दे दी, तो इस v वेलोसिटी की वजह से क्या हो रहा होगा हमें जानने की इच्छा रखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, इस चार्ज पे तुमने हेडिंग क्या लिखी है? फोर्स ऑन चार्ज। अगर इस पे कैलकुलेट किया जाए तो इस पे मैंने FM नाम दे दिया, मतलब मैग्नेटिक फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B। फॉर्मूला अभी याद कर लो तुरंत, याद हो गया? Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। अब भाई साहब यहाँ से ना तुम्हारा दिमाग अब चलना बंद हो सकता है, तो बंद नहीं करना, चालू रहने देना, क्योंकि ना इससे जो क्वेश्चन बनते हैं थोड़े डायरेक्शन बेस्ड बनते हैं। जैसे V क्रॉस B करना है, ये तो पक्की बात है, तो V क्रॉस B में कभी गड़बड़ नहीं करोगे। V की तरफ हाथ रखोगे, V की तरफ कर्ल कर दोगे, थंब डायरेक्शन बता देगा V क्रॉस B की। तुम जो मिस्टेक करोगे वो अभी सुन लो। ये जो आगे दिख रहा है ना Q, इसकी वजह से वो प्रोटॉन बोल देगा तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन बोल देगा तो नेगेटिव चार्ज है।
तुमने वी क्रॉस बी की डायरेक्शन निकाली, फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, वो तब है जब चार्ज पॉजिटिव है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो तुमने वी क्रॉस बी निकाला है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि चार्ज कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज। समझ गए बात को? जैसे इस ऊपर वाले केस में स्पेशली आप देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, मतलब v इज परपेंडिकुलर टू b, जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है, परपेंडिकुलर, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डाल देंगे तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी। कितना चमक गया? जैसे इस पर फोर्स समझ में आया कि इस पर फोर्स लगने वाला क्यू वी बी है, अब इसके मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, लिखना बंद करो और समझने की शुरुआत करते हैं। जैसे ये चार्ज तो जाने की कोशिश कर रहा है ना सीधा, या इसको ऐसे समझो, या यहाँ पे समझा देते हैं, ये चार्ज है, इसकी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो इस अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये v अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करेंगे तो फोर्स किधर आया? इस फोर्स हाथ से घुमा के देख लो भाई, ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार दिखा के हाथ को चला के देख लो, v क्रॉस b करो, किधर आ रहा है फोर्स, मुझे समझा दो। v की तरफ हाथ रख देविका, v की तरफ हाथ रख, v की तरफ, और b किधर है, अंदर की तरफ, तो हथेली मैंने अंदर की तरफ कर ली, और v की तरफ हाथ रख के हथेली की तरफ कर्ल किया, तो अंगूठे ने डायरेक्शन बता दी फोर्स की, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है वो फोर्स इधर आया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या तुमको? नहीं। और घुमाते हैं, थोड़ी देर के बाद पार्टिकल चलेगा आगे, जिधर फोर्स होता है उधर पार्टिकल मुड़ने की कोशिश करता है, तो ऐसे मुड़ गया, तो सपोज करो यहां पे आ गया, अगर यहां पर आ गया तो यहां पर इसकी स्पीड अब इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, किधर जाएगा, v क्रॉस b, फोर्स किधर है? तुम गधे नहीं हो, गौर से सोचो, v किधर है? क्या v अभी भी इस प्लेन से बाहर गया? v अभी भी इस प्लेन में है, हाथ को कर्ल करो किधर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो फोर्स किधर आ रहा है? सेम प्लेन में ही आ रहा है, लेकिन इसकी डायरेक्शन बदल गई, मतलब फोर्स अब इधर आया। सोच के देख, v क्रॉस b, सही बात है। फोर्स हमेशा, फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू v, force will be perpendicular to b and force will be perpendicular to v cross b। ये वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टी थी कि नहीं थी? क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी थी कि जो a क्रॉस b होगा वो a के भी परपेंडिकुलर होगा, b के भी परपेंडिकुलर होगा, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा जिसमें a और b लाई कर रहे हैं। मतलब मैं यहां पर एक बात और लिख सकता हूं, f वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर प्लस b वेक्टर, क्योंकि v और v का रिजल्टेंट उसी प्लेन में लाई करेगा जो प्लेन में v और b है, और फोर्स होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी से मैंने बताया है, ये मैंने इस्तेमाल ही नहीं कोई फिजिक्स यहाँ पे। अब आओ इधर, इस v की वजह से ये आगे जा रहा था, फोर्स इस पर परपेंडिकुलर लगा, तो इस पार्टिकल ने कहा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, उधर ले गया ऊपर, थोड़ा सा और आगे गया, v इधर था, या एक काम करो थोड़ा सा आगे मैं यहीं पे ले गया, v इधर था लेकिन फोर्स अभी भी परपेंडिकुलर है, तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, तो इधर आ गया। भाई साहब गेम ऐसा हुआ कि इसने इसको नाच नचा दिया। सही बात है। जब ये यहां पर आया होगा तो यहां पर वेलोसिटी इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, तो v क्रॉस b, फोर्स इधर आया कि नहीं आया? आया ना। यहां पर आया होगा तो v इधर होगा, b f इधर लग रहा होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में किधर है, अंदर, तो ये हो जाएगा v क्रॉस b। समझ गए बात को? ये कुछ कुछ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा नहीं लग रहा क्या? इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी किसी चार्ज को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा तो वो सर्कुलर पाथ पर जाएगा। वापस से बोलूं, जब भी किसी चार्ज को ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाएगा तो हमेशा किस पाथ पर जाएगा, सर्कुलर पाथ। ठीक है। व्हेन
a charge is projected in transverse magnetic field, it will perform uniform सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते ही मेरी बुद्धि में क्या पता चला? स्पीड हमेशा कैसी रहेगी? कांस्टेंट। कितनी मजेदार बात है कि जो भी ये फोर्स लगा, ये फोर्स उसकी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, सिर्फ उसकी क्या चेंज कर रहा है? डायरेक्शन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहां पर जो परफॉर्म कर रहा है ये चार्ज, कब? जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हम कब बात कर रहे हैं? जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब किसी एंगल पर होगा तब ऐसा होने वाला। ठीक है, तो एक तो स्पीड कांस्टेंट है। जैसे ही अपने को पता चला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट है, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है? सेंट्रीपिटल फोर्स जानते हैं? अगर कोई घूम रहा है इसका मतलब उसे कोई घुमा रहा है। अगर कोई घूम रहा है तो उसे कोई घुमा रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम यहां पर कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। क्या तुम्हें सारी बात समझ में आ गई? तो मेरे को बस एक बात समझ में आई कि बस मुझे किसी भी चार्ज को पकड़ना है, उसको मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देना है, ट्रांसवर्स होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंक देना है, और कैसी होनी चाहिए? ट्रांसवर्स। व्हेन अ चार्ज इज प्रोजेक्टेड इन ट्रांसवर्स, यूनिफॉर्म भी बोल दो क्योंकि कांस्टेंट नहीं होगी तो भी रेडियस चेंज हो जाएगी। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इतना चमक गया? ये चित्र ऐसे मत बनाना, पहले बनाना सर्कल, और उसके बाद फिर सारे फोर्स को सेंटर की तरफ दिखाना और थोड़ी थोड़ी दूर पे वेलोसिटी ले जाके बना देना। ठीक है, लिखना बाद में। अभी एक बात और समझा रहे हैं, अधूरी नहीं छोड़ेंगे। ये गधे बात मत कर, कौन सा है ये? जो भी गधा है बात नहीं करेगा, सिर्फ समझना है आज। जैसे सेंटर है, ठीक है, इधर फोर्स लगा, 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 इधर वेलोसिटी v, 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 ऐसे चित्र बनाना। समझ गया बात को? इतना चमक गया? मैग्नेटिक फील्ड पूरे रीजन में किधर है? इनवर्ट। मैंने एक ही जगह बनाया, वैसे चाहो तो पूरे में क्रॉस 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 बना सकते हैं, गंदा लगेगा, इसकी वजह से मैंने यहां बना दिया। अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उसका टाइम पीरियड भी होता है। तो यहां से हमसे पूछा जाए कि भैया टाइम पीरियड, स्पीड सब बता दो, या एंगुलर स्पीड बता दो। तो सबसे पहले अपन देखो, हम बात करना चाहते हैं कि अगर ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो F शुड बी इक्वल टू mv²/r। मुझे रेडियस पता करनी है। सबसे पहली बात क्या पता करनी है? रेडियस। तो जो पहली चीज जो अपन को निकालनी है वो निकालनी है रेडियस। तो मुझे पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कितना होता है? mv²/r। आप एफ सी सेंट्रीपिटल समझ गए क्या? चाहो तो पूरा लिख दो सेंट्रीपिटल। यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स से QVB sin 90, QVB sin थीटा। B और B के बीच का एंगल कितना है? 90। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो इस प्लेन के अंदर है, वो वेलोसिटी इसी प्लेन में है, तो इस प्लेन में कहीं भी हो वेलोसिटी कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि ये इससे बनने वाला एंगल हमेशा कितना है? 90। तो QVB sin 90 इज इक्वल टू mv²/r। sin 90 की वैल्यू तो 1 है, तो जो r की बात हुई, इस v से ये v कट गया, तो r बराबर कितना आया? mv/qb। इंपॉर्टेंट है, मतलब रट्टा होना चाहिए हमेशा, सोते में भी पूछा जाए रेडियस कितनी होती है, mv/qb। ठीक है, तो रेडियस का काम खत्म हो गया। अगर तुमको ये पता है कि अगर सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो नहीं रही, तो फिर इसका मतलब इसका टाइम पीरियड भी कुछ होगा। तो टाइम पीरियड की बात अगर करी जाए तो टाइम पीरियड होता है
कितना 2 पाई आर अपॉन वी। सही बात है, ये तो फॉर्मूला पता ही है। 2 पाई आर टोटल सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, एक चक्कर में लगा हुआ टाइम। तो 2 पाई बाई वी, आर की जगह डाल देंगे एम वी अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड कितना आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। इसको देख के कुछ कंक्लूड करो, क्या अजीब दिख रहा है इसमें? वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इट इज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब तुम एक बार इलेक्ट्रॉन पता कर लिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास पता चल गया, एक चक्कर में कितना टाइम लेगा तुम्हें पता है पहले से। ठीक है, तुम कितनी भी स्पीड से फेंको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड या वेलोसिटी, जो भी बोलना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई, आया ना? फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि घूम तो रहा है नालायक, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी तो तुम्हें पता ही है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो इसमें समस्या क्या है, ठीक है, इसके अलग अलग फॉर्मेट है काइनेटिक एनर्जी। जैसे एक होता है पी स्क्वायर बाई 2m, सुना है क्या आपने? मोमेंटम के फॉर्मेट में एक होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, मतलब मोमेंटम हो गया। एम वी की वैल्यू यहां से क्यू बी आर लिख दें, तो एम वी की वैल्यू हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, एम वी की वैल्यू हो जाएगी क्यू बी आर का होल स्क्वायर बाई 2m। क्यों? क्योंकि हमको पता था r इज इक्वल टू होता है एम वी बाई। तो काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मेट में भी पूछ लेते हैं, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2m। तो वो तो आप फॉर्मूले में ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तुम्हें अपनी बुद्धि से खुद सोच पाओगे। इंपॉर्टेंट उधर है रेडियस निकालना और टाइम पीरियड निकालना, ठीक है। क्या हमेशा ऐसा होगा? नहीं। ये कब बात हो रही है? जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। जब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, और उसके बाद हमने इसको एक कांस्टेंट स्पीड से फेंक दिया है। तो यहां पर हेडिंग लिख ली जाए फोर्स के बाद, यहां तक लिख लिया क्या? नहीं, तो यहां पर ना हेडिंग मैं खुद लिख देता हूं, मोशन ऑफ चार्ज इन कांस्टेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हेडिंग है। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है, जिनको नहीं पता, ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ट्रांसवर्स की स्पेलिंग पता है ना? ये ट्रांसवर्स लिखा है, आप लोग लिख लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।